प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाई बहनों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 37 और 38 के बारे में। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से 38 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 38 से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। जुडिशियल एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। हालांकि जो भी सेक्शन आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट ही हैं, लेकिन उसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्या है ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार क्या है, फिर हमने पढ़ा शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, फिर हमने पढ़ा उन व्यक्तियों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जिनके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, जिसमें हमने बालकपन को देखा, भ्रम को देखा, है ना, ये सारी चीज़ें, विकृतचित्तता को देखा, मत्तता को देखा। अब हम उसके अगले चरण में चर्चा करने जा रहे हैं धारा 37, जिसमें कहा गया है कि कार्य जिनके विरुद्ध कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। ये कौन से ऐसे कार्य हैं जिनके विरुद्ध कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ही नहीं है? कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। पहला खंड कहता है प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। अब ये पहले खंड में क्या बताया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। उसके एक क्लॉज में देखें क्या है। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती है, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो चाहे वह कार्य विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत ना भी हो। यानी पहली कंडीशन हमारे पास कौन सी निकल करके आई? उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। कब नहीं है, उसकी कंडीशन हमारे सामने ये है जिससे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं फिर से। यहाँ देखें क्या कहा जा रहा है। पहली चीज तो आई, कार्य जो है वो सद्भाव पूर्वक होना चाहिए, सद्भाव पूर्वक, ठीक है, पहली चीज निकल करके आई। दूसरी बात क्या कही जा रही है कि जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्त रूप से कारित ना होती हो। यानी मृत्यु या घोर उपहति की बात ना हो, मृत्यु या घोर उपहति। घोर उपहति का मतलब होता है, उपहति का मतलब होता है गंभीर चोट। इसके बारे में मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि 8 प्रकार की गंभीर चोट हैं, जिनमें हड्डी का टूट जाना, नपुंसक कर देना, आंख की रोशनी का चला जाना, कान की सुनने की क्षमता का नष्ट हो जाना, है ना, अस्थियों का विसंधान यानी डिसलोकेट हो जाना अपनी जगह से, फ्रैक्चर ऑफ द बोन और डिसलोकेट होना, दोनों बातों को माना गया है। 20 दिन तक गंभीर तरह से आदमी पीड़ित है और वो बेड पर पड़ा हुआ है, इसको भी गंभीर चोट माना जाता है। जीवन संकटापन्न हो गया, इसे भी गंभीर चोट माना जाता है। चेहरे का विद्रूपीकरण, इसे भी गंभीर चोट माना जाता है। तो फिलहाल ये हम बात करेंगे इस पे। इसकी क्या कहा जा रहा है, आशंका युक्त रूप से कारित ना होती हो, यानी इसकी कोई आशंका ना हो। आशंका युक्त रूप से, यानी जैसा देखा जा रहा है युक्त रूप से ना हो। ध्यान दीजिएगा, कार्य सद्भाव पूर्वक हो और जिससे मृत्यु की या घोर उपहति की आशंका ना हो। ऐसी स्थिति में अगर कोई लोक सेवक कार्य कर रहा है, कोई लोक सेवक किसी कर्तव्य का पालन कर रहा है, कहां पर? अपने पदाभास में रहते हुए, अपने पदाभास में रहते हुए। एयर एक्ट की लाइंस आपके सामने लिखी हुई हैं, हम सिर्फ सिंपली व्याख्या करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। क्या कहा जा रहा है? अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है। इन द कलर ऑफ हिज ऑफिस, क्या कहते हैं इसकी अंग्रेजी में देखें। अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस through that act may not be strictly justificable by law। क्या कहा जा रहा है? अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस, यानी जब कोई व्यक्ति अपने पद के अधीन रहते हुए, जो उसकी पोजीशन है, सब इंस्पेक्टर है तो उसको जो अधिकार और कर्तव्य दिए गए उस दायरे में रहते हुए, एसडीएम है, डीएम है, तो अपने अधिकार और कर्तव्य के दायरे में रहते हुए जो कार्य करते हैं, तो उनके खिलाफ हमें कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, जबकि वह कार्य इस कोटि में आए, यानी सद्भाव पूर्वक हो, मृत्यु की या घोर उपहति की आशंका ना हो और अपने पदाभास में रहते हुए वो कार्य कर रहा है, तो फिर ऐसे लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध हमें कोई अधिकार नहीं है।
तो यही इस चीज की जान है, लोक सेवक के कार्य। और कार्य क्या है, इन 3 कैटेगरी में आना चाहिए। तो हमें कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। यह है पहला क्लॉज। पहला क्लॉज क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है जो लोक सेवक है, वो अपने पदीय कर्तव्यों का पालन कर रहा है और उसके कार्य को हम सद्भाव पूर्वक मानते हैं, लेकिन उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु की या घोर उपाधि की आशंका नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। तो ये पहला खंड था, ऐसे ध्यान दीजिएगा। अब दूसरे खंड पर आ जाइए। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपाधि की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती है, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे वह निर्देश विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत ना भी हो। अभी हमने लोक सेवक के कार्य को पढ़ा, आप उसमें सिर्फ इतना ही जोड़ देना है कि लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है, यानी जो लोक सेवक है उसका डायरेक्शन है, अगर उसके डायरेक्शन में रहते हुए बाय द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस, अगर उसके निर्देश के अनुसार किया जाता है, यानी डीएम का ऑर्डर है और एसडीएम कहीं पहुंच गए हैं, या डीएम का ऑर्डर है और पुलिस विभाग के लोग वहां कार्रवाई कर रहे हैं, एसएसपी का ऑर्डर है या कमिश्नर का ऑर्डर है और नीचे के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, वो क्या माना जाएगा, उसके निर्देश में कार्य कर रहे हैं। अगर उसके निर्देश में कार्य कर रहे हैं तो फिर उनके खिलाफ भी हमें कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। यानी यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या आई, लोक सेवक तो पहला हमारे सामने है ही, और दूसरा क्या निकल करके आया, लोक सेवक के निर्देश या निर्देश कह सकते हो, डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन में जो लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। दूसरा खंड आपको यही कहता है, बाकी सारी वही बातें हैं, मृत्यु घोर उपपत्ति युक्त रूप से सद्भाव पूर्वक सारी कुछ बातें वही हैं, सिर्फ लोक सेवक की जगह लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है। ये पॉइंट इसमें जुड़ा है, तो ध्यान रखिएगा। इसे समझ में आ रहा होगा तो इसको देख लीजिएगा। सी देखें, उन मामलों में जिनमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, किसी भी मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए करना आवश्यक है। पहली बात को समझ लें, यहां से क्या कहा जा रहा है, उन मामलों में जिनमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का समय है। बात को समझिएगा, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, हालांकि इतना गहरा नहीं आना है आपके में, लेकिन मैं तो ये सोच के पढ़ाता हूं कि आप तो दरोगा बन जाएंगे तब भी मेरी क्लास काम आएगी, ये सोच करके ज़्यादा डिस्कशन करता हूं। देखिए एक एग्जाम्पल लीजिए, अक्सर मैं ऐसा घर बना देता हूं और फिर एग्जाम्पल इसी का देता हूं आपको। ये घर है, ये दरवाजा है, इस घर के अंदर 5 लोगों का परिवार है, एक पूरा परिवार रहता है, 5 लोग हैं उसमें। बाहर से 10-12 लोग, 10 गुंडे आ गए और इस दरवाजे पे खड़े होकर के यहीं पर आसपास खड़े हैं चारों तरफ और गाली दे रहे हैं। इनको प्रैक्टिकली समझिए। अब क्या कहा जा रहा है कि उन मामलों में जिनमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, तो वहां भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, आपको अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना है। अब यहां मान लीजिए क्या हो रहा है, गुंडे गाली दे रहे हैं, आपके पास यहां पर राइफल है, आप चाहें तो बाहर निकल आए। आप अगर बाहर निकलते हैं राइफल लेकर के और गोली मार के सबको गिरा देते हैं या खुद कार्रवाई कर देते हैं, सब मर जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अनजस्टिफाइड लग रहा है, ये सही नहीं लग रहा। आपका दायित्व तो क्या है, आप सबसे पहले 112 को डायल करें, ये समझ भी लें जीवन के लिए भी, खाली यही पढ़ने भर के लिए नहीं, कभी जीवन में कुछ घटित हो रहा हो सबसे पहले मोबाइल से 112 डायल करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि मेरे मकान के चारों तरफ गुंडे लोग आ गए हैं, उन्होंने घेर लिया है, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। 112 को डायल करें, वेट करें और जब पुलिस आ जाएगी तो अपने आप कार्रवाई करेगी।
आपको करने की जरूरत ही नहीं। जब सुरक्षा दी गई है तो वो आप उसका बेनिफिट लीजिए, ना कि आप बाहर निकल आइए और बाहर निकाल के तुरंत उत्पाद मचा दीजिए। ठीक है, अब ऐसे समझिएगा, एक आदमी है ए, इसको बी और सी ने घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया, और इसके पास में क्या है, रिवॉल्वर है, इसके पास में लाठी है, इसके पास कुछ नहीं है। अब घेर लिया है, इस समय ये 112 डायल कर पाएगा? इस समय 112 डायल नहीं कर सकता। अगर ये नौटंकी करेगा तो निपटा देंगे अभी यहीं पर। तो ये बात भी तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित होती है कि किस कंडीशन में कौन सी बात लागू है। इसलिए शब्द क्या डाला गया, सहायता प्राप्त करने के लिए समय है। इसमें समय नहीं है, इसमें कोई भी चीज जो है, कोई भी बात हमारी हमें मरवा देगी, हमारे लिए खतरा हो जाएगा। लेकिन इसमें समय है क्योंकि हम घर के अंदर हैं, हम प्रोटेक्टेड हैं, बाहर निकलेंगे तब बवाल होगा। अंदर हैं तो आप कायर नहीं हैं, आप अंदर रहिए, डायल करिए, पुलिस को आने दीजिए, उनको कार्रवाई करने दीजिए, यही एक है। और फिर जब वो खिड़की दरवाजे तोड़ के अंदर घुसने लग जाएं, तब आपको फिर अधिकार पूरे हैं। जब तक बाहर बाउंड्री के घूम रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप पुलिस की मदद लीजिए ना, सहायता लीजिए लोक प्राधिकारियों की। पब्लिक अथॉरिटीज, ये जो लोक प्राधिकारी शब्द दिया गया है, क्या है, पब्लिक अथॉरिटीज। जो भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, सिस्टम जो कार्य कर रहा है उसकी मदद लीजिए। देखिए क्या है, एक आम जनता से, पब्लिक से गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लेती है। इस टैक्स से क्या करती है, ये देश चलाती है, और देश चलाने में इन पब्लिक अथॉरिटीज को भुगतान करती है, यानी इनको पेमेंट देती है। ये कौन है, ये नौकर हैं। इसके नौकर हैं, सरकार के नौकर हैं। ठीक है, आपके हमारे नौकर नहीं है, सरकार के नौकर हैं। किस लिए नौकर हैं ये, इनकी सुरक्षा के लिए। इन्हीं ने पैसा दिया जिससे देश चल रहा है, या पैसा ऐसे ही सर्कुलेट हो रहा है, फिर इनसे भी टैक्स लिए जाते हैं और फिर इनसे इनका भी व्यवस्था बनती है। सब ऐसे ही चल रहा है घूम घूम करके। सरकार पैसा लेती है और पैसा लेने के बाद व्यवस्था चलाने में जहां जहां जो जो खर्च होता है वो खर्च होता है, अधिकारियों कर्मचारियों को वेतन दिए जाते हैं, और वही लोग जो है हमारी मदद के लिए खड़े होते हैं। जब एक सिस्टम है, वो सिर्फ इसीलिए तो है कि व्यवस्था बन जाए, इसलिए थोड़ी है कि जो मनमानी कर रहा हो करते रहिए, हमको किसी जरूरत नहीं, हम स्वयंभू हैं, हम स्वयं महाराजा धीराज, फलाने तोप सिंह, फलाने पाड़े, चुलबुल पांडे हैं हम। ऐसा नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, एक गरीब आदमी के लिए भी बराबर है, एक बड़े आदमी के लिए बराबर है। छोटे आदमी की झोपड़ी को भी अगर चारों तरफ से कोई घेर लेगा तो उसमें भी उसको 112 डायल करने का अधिकार है, और एक बड़े महल में रहने वाले आदमी को भी 112 डायल करने का अधिकार है। तो पब्लिक अथॉरिटीज की मदद लीजिए, वहां आपके प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। अगर समय है तो आपको करना है, समय नहीं है तो पहले जीवन बचाइए। अब दूसरे पॉइंट पर आइए, किसी भी मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। यानी उतनी ही चोट पहुंचानी चाहिए जितनी चोट से हमारा बचाव हो जाए। ठीक है, ये मानना है विधि का कि हमें उतनी चोट पहुंचानी चाहिए जितने बचाव हो जाए। मान लीजिए ए है और ये बी है। बी जो है ये तलवार लिए है और इसके पास में रिवॉल्वर है। समझिएगा, ये तलवार लेके दौड़ते हुए मारने आ रहा है, मारने आ रहा है। मान लो अभी ये 100 मीटर की दूरी है इनके बीच में, और तेजी से तलवार लेके आ रहा है। ये भाई साहब इंतजार कर, आ जाओ नजदीक आ जाओ, रेंज में आ जाओ तो मारेंगे। वो रेंज में आ गया तलवार लेकर के, इन्होंने उसके टांग में गोली मार दी, वहीं गिर गया तो जो है बचाव हो गया। लेकिन अगर इन्होंने सीधे सर में गोली मार दी यानी सिर में, तो ये मर गया, तो आपने तो खत्म ही कर दिया ना। अधिकार आपको बचाव के लिए दिए गए हैं, बचाव का करिए प्रयोग। अब बचाव में अगर वो मर जाता है, आपने पैर में मारी, उसका पैर काटा गया और खून नहीं रुका, वो मर गया, वो अलग बात है। लेकिन आपने कहाँ मारी, पैर में मारी, आपने सिर में क्यों मारी?
अगर संभव था। इसी चीज को फिर देखिए, P और Q। इस एग्जाम्पल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिमाग सेट करिएगा। हमें बचाव के लिए अधिकार दिया गया है अटैकर के खिलाफ, इसने अटैक किया है इसलिए इसको अधिकार है, ठीक है। अब यहां हम बात कर रहे हैं, इनके पास है लाठी और इनके पास है भाला, इन्होंने अटैक किया इसके ऊपर, तो अब इनके पास भाला है, अभी लाठी मारेगा तो लाठी मारने से सामान्य ढंग से तो कोई नहीं मरेगा, लेकिन जैसे ही इनके रेंज में आया, इन्हें भाला उसके सीधे सीने में घुसा दिया। तो ये जो सीने में घुसा रहे हो आप, ये क्या बचाव है आपका? बचाव नहीं है। ध्यान देना है, अगर भाला भी आपके पास है तो उसके पैर में मारने का प्रयास करें, कहीं अपने बचाव करने का प्रयास करें, ताकि आप उससे बचाव आपको मिले, ना कि उसे जान से आप मार डालें। इसी को और दूसरे तरीके समझिए, M और N, ये दोनों लोगों की क्या हो गई? कुश्ती हो गई, कुश्ती चल रही है, उठा पटक चल रही है। इसने क्या, इसके पास क्या है? चाकू है, अपना दबाया हुआ है चाकू। कुश्ती में उठा पटक होते होते इसने 3 बार चाकू मारी। एग्जाम्पल दीजिएगा, देखिए ध्यान से, इसने उठा के इसको पटक दिया। अगर हम इसको अटैक मान भी लें, अटैक मान लें, इसने पटक दिया, तो इसका काम क्या? इसको पटक दे, यही ना हो सकता है। लेकिन इसने पटका तो ठीक ही ठीक है, इसने चाकू मारा उसको, तो क्या उठा पटक में चाकू मारना उचित हो सकता है, जस्टिफाई हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल लीजिए, कोई एक और एग्जाम्पल देखिए ताकि आपको दिमाग क्लियर हो जाए। E और Z, ये जो है यहां से इसने पत्थर फेंका, इसके पैर में लगा, अब इसको अधिकार हो गया बचाव करने का, इसने यहां से रिवॉल्वर की गोली मार दी खट से, तो ये मर गया। तो क्या ये प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग हुआ? क्या इसने जो है पत्थर का जवाब सीधे गोली से दिया? अरे पत्थर का पत्थर से देते, लाठी का लाठी से देते। हाँ, ये बात अलग है कि कोई इसको सोने के तराजू से नहीं तौल सकता कि भैया जिसने इतनी चोट पहुंचाई है हम इसको इतने पहुंचाए। उस बचाव में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसी चोट जो बिल्कुल उस घटना से अलग हो, ये संभव नहीं है। फिर उस पर अपराध बनेगा, आपको भी उस दंड का भागीदार होना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जैसा अटैक हो वैसा बचाव, यही होना चाहिए। अगर पत्थर मार रहा है तो आप पत्थर मारिए, लाठी मार रहा है तो लाठी मारिए, गोली चल रही है तो गोली चलाइए, तलवार चल रही तलवार चलाइए। अब आप सब कह सकते हो अरे साहब ये बताइए, वो हमारे पास भाला लेके आ रहा, हमारे पास तो भाला नहीं है, हमारे पास रिवॉल्वर है, आप बताइए हम क्या करें? अब पैर में मारिए ना उसके। ये कौन कहा है कि सीधे उसके छाती में मार दीजिए, सर में मार दीजिए? अरे रेंज में है आपके, आप बिल्कुल पास ही आ गया है, फिर जहां लगाना हो फिर मारिए। सब चीज की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, इसीलिए पोस्टमार्टम होता है, क्योंकि पोस्टमार्टम में ये पता चलेगा कि गोली कितने रेंज से चली थी, क्योंकि दूरी बताती है कि छेद कितना बड़ा हुआ है, वो पोस्टमार्टम बता देगा इतने रेंज से गोली चली है। तो अगर वो रेंज ज्यादा था तो फिर कहां बच पा रहे हैं आप? अब बिल्कुल नजदीक नजदीक लड़ाई हो गई, उसी में अपने तलवार से गला काटने जा तो हमने गोली मार दी, अब वो गोली उसके सीने में लग गई तो हमको बचाव भी मिल जाएगा। ये तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, ये ऐसे हवा में हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इतना जान सकते हैं कि जैसा अटैक हो वैसा बचाव करना चाहिए, यही इस वाले पॉइंट में कहा गया है। शायद समझ में आया होगा आपको, एक बार फिर देख लीजिएगा वीडियो को तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम बात करेंगे, अच्छा इसके पहले की जो धारा हमने पढ़ी, ये धारा आईपीसी की धारा 99, ये जो धारा हमने पढ़ी है, ये जो सेक्शन क्या है, ये 37 को हमने पढ़ा। अगर हम इसकी बात करें तो ये आईपीसी की सेक्शन 99 है, और ऐसे सिंपली याद रख लीजिए, लोक सेवक का कार्य। बस यही बात दोनों में कही गई है, सेक्शन 99 है और वो 37 है। अब हम लोग आगे चलते हैं।
हमने इन बातों को समझ लिया है, देख लिया है। अब हम इस पर आगे चर्चा करने जा रहे हैं और जो सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, यही परीक्षा में ज़्यादा आता है। सेक्शन है हमारा 38 है। और अगर हम आईपीसी की बात करें 1860 की, तो ये है सेक्शन 100। सेक्शन 100 है। इसमें हम कुछ परिस्थितियों को पढ़ेंगे, कुछ बातों को देखेंगे जिनमें हमें कुछ अधिकार मिलते हैं। आइए इसकी हेडिंग को देखते हैं। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, ध्यान दीजिएगा, मृत्यु कारित करने पर कब होता है, ये हेडिंग है इसकी। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। शरीर की प्राइवेट, अब आगे देख रहा हूं, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा 37 अभी हमने पढ़ी, यानी लोक सेवक का कार्य अंतिम धारा 37 में वर्णित निर्बंधों के अधीन रहते हुए, यानी लोक सेवक के कार्यों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण ऐसा अधिकार का प्रयोग का अवसर आता है तस्मिन् पश्चात वर्णित किसी भांति के अपराध के अंतर्गत है। यानी तस्मिन् पश्चात प्रेरित भांतियों में से किसी भी भांति का है, या नीचे जो भी चीजें, तस्मिन् पश्चात का मतलब होता है कि नीचे जो वर्णित हैं उनमें जो बातें आने वाली हैं उनमें से जिस किसी भांति का अगर वो मामला है तो हमें ये अधिकार प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हमने ध्यान दिया कि दो बातें, क्या एक बात निकल करके आई कि स्वेच्छया मृत्यु कारित करने, वॉलंटरीली कॉजिंग डेथ, या कोई अन्य अपहानि, हम कोई और चोट पहुंचा दें या जान से ही मार दें। अब फिर वही कंडीशन है कि हम बचाव कहाँ तक कर सकते हैं। अगर बचाव संभव है तो उसको हमें अपना बचाव करना है, उसको न्यूनतम चोट करके भी बचाव कर ले, है ना। और अगर नहीं संभव है, ऐसी स्थिति है कि जहां पर तो अगर हमने उसको जान से भी मार दिया है तो भी हमको बचाव मिलेगा। इसीलिए कंडीशंस को डिफाइन कर दिया गया। और लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध नहीं है, वो हमने पहले बता दिया आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वो कंडीशन कौन सी हैं, उन कंडीशंस को देखने आप चल रहे हैं। आइए, क्या कहा जा रहा है, ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। यानी एक ऐसा हमला हुआ हो जिससे हमें ये बिल्कुल क्लियर कट आशंका उत्पन्न हो जाए कि इस हमले का परिणाम, रिजल्ट, इट विल बी डेथ। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है, सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली cause the apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault. Such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of this assault. यानी ये दूसरा खंड आ गया इसका, बी खंड आ गया। पहले खंड को देख ले, क्या कहा जा रहा है, ऐसा हमला, यानी शब्द क्या आया कि हमला, इससे क्या हो, युक्त रूप से क्या हो, आशंका हो कि हमले का परिणाम क्या होगा, मृत्यु होगा। बस इतनी जान थी इसमें, ये पॉइंट पकड़ लिए तो आपको सब कुछ बन गया। यानी जब भी हम इस सेक्शन में पढ़ रहे तो हमला आएगा हमारे सामने, अगर कोई ऐसा हमला हुआ है। हमला क्या होता है, हमले का मतलब होता है एक ऐसा अंग विक्षेप, एक ऐसी एक्टिविटी जिससे चोट लगने की आशंका हो, चोट लगने की आशंका हो। जैसे किसी आदमी के सामने आपने हाथ उठाया मारने के लिए, तो ये क्या है, ये जो हाथ उठाए हैं यही हमला हो गया, समझ में। अगर आपने किसी के आगे राइफल तान दी, पोजीशन ले ली, ये क्या हो गया, हमला हो। गोली नहीं चली अभी तो सिर्फ तानी गई है, कुल्हाड़ी उठा लिया आपने मारने के लिए, हमला हो गया है। रिवॉल्वर तान दिया है आपने तो हमला हो गया है।
लाठी उठा ली है आपने, खड़ी है तो कोई बात नहीं, उठा ली तो हमला हो गया, यही है। क्योंकि उठने के बाद अब नीचे गिरेगी ना, वो रिवॉल्वर तानने के बाद चलेगा ना, तो अगला परिणाम क्या होगा, चोट होगा। तो अगर ऐसे हमले का युक्त रूप से यह लगे कि इसका परिणाम मृत्यु होगा, तो हर इस व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति है जिसके ऊपर ऐसा हो रहा है, वो या तो कोई चोट पहुंचा दे, कोई अपहानि कर दे जिससे उसका बचाव हो सके, या फिर मृत्यु तक कर सकता है। यानी ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, वो उस परिस्थिति पर निर्भर करेगा जिससे उसका बचाव हो सके। ले हो रहा होगा। तो पहला पॉइंट आप मृत्यु याद कर लें। आइए देखें, ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपाधि होगा। घोर उपाधि, सारी बातें वही हैं, ये परिणाम आ गया घोर उपाधि, वहां गलत टाइप हो गया था। Such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault। घोर उपाधि, मैंने अभी कई बार इसके बारे में बताया। घोर उपाधि, इसी को कहते हैं गंभीर चोट। हम लोग इसे पढ़ेंगे आगे चलकर। गंभीर चोट क्या है? गंभीर चोट तमाम है, जैसे आंख से दिखना बंद हो जाए, कान से सुनना बंद हो जाए, किसी का पुंसत्व हरण कर दिया जाए, उसका लिंग काट के अलग कर दिया जाए, या ऐसी चोट पहुंचाई जाए इसके बाद वो शारीरिक संबंध बनाने की क्षमता ही नष्ट हो जाए। इसी प्रकार से अस्थि का भंग है, हड्डी का टूटना। इसी प्रकार से अस्थि का विसंधान है, ये हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको खाली बेसिक बातें ही समझा रहा हूं, जब ये पॉइंट आएगा, सेक्शन आएगा, तब विस्तार से पढ़ेंगे। इसी प्रकार से क्या है, सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण, विद्रूपीकरण ये पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे 20 दिन तक बेड पर रहता है, जीवन संकटापन्न हो गया है, जीवन संकटापन्न हो गया है, संकटापन्न, आईसीयू में भर्ती है वेंटिलेटर पे, ठीक है ना, अपना मामूली कामकाज नहीं कर पा रहा है, उठ बैठ नहीं पा रहा, कामकाज नहीं कर पा रहा। ये सब कंडीशंस जो आपके सामने आ रही हैं, ये सब क्या बताती हैं, घोर उपाहति बताती हैं, इन्हें गंभीर चोट माना गया। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, अगर गंभीर चोट की आशंका है, हाथी कट जाएगा, अंग या जोड़ का विच्छेद हो जाएगा, इसमें अंग और जोड़ का विच्छेद भी है, अंग या जोड़ का विच्छेद, उंगली कट गई, दांत टूटना भी माना गया है। अगर दांत टूट गया, अस्थि भंग में दांत का टूटना भी माना गया, एक दांत भी अगर टूट गया तो गंभीर चोट है। उंगली अलग हो गई कट के, उंगली कटी या उसका एक पोर्शन कटा, या हाथ कटा, या पूरा हाथ कटा, या पूरा कैसा अलग हो गया, या टूट गया, या इसके कब्जे खुल गए, ये सबको गंभीर चोट माना गया है। तो क्या कहा जा रहा है, इसे हम पढ़ेंगे। हालांकि ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डॉक्टर्स को भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि पोस्टमार्टम और सारी चीज़ तो वो लोग भी करते हैं, उनको भी कानून की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। बिना उसके वो कैसे पोस्टमार्टम करेंगे, कैसे लिखेंगे क्या हुआ था। तो इसलिए इन सारी बातों को हम लोग भी पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे भी क्वेश्चन आता है, हम लोग पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन आता है हर बार, इसको भी देखेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं कि इसका परिणाम, एक हमला ऐसा हुआ है जिससे युक्त रूप से यह आशंका उत्पन्न होती है कि हमले का परिणाम ये होगा, तो ऐसी स्थिति पे भी हमें मृत्यु करने की या हमें कोई अन्य चोट पहुंचाने का अधिकार प्राप्त है। ये धारा हमें यह अधिकार देती है। एक डेंगू का मच्छर बार बार नजदीक आ रहा है, आइए देखें। बलात्संग के आशय से किया गया कोई हमला, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। किसी बलात्संग जब भी होता है वो हमेशा फीमेल का ही होगा, मेल का नहीं हो सकता। और बलात्संग का मतलब क्या होता है, जब रेप की बात करते हैं तो रेप को कहते हैं बिना सहमति के
बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाना। यानी अगर कंसेंट के साथ में ये चीज होती है तो वो रेप नहीं है। यानी दोनों लोग राजी है उस कार्य को करने के लिए तो अपराध नहीं, राजी नहीं है तो अपराध है। तो अब इसमें हम बहुत डिटेल में तो अभी नहीं जाएंगे, जब समय आएगा तो उस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि धाराएं बदल गई हैं, सजाएं बदल गई हैं, तो इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल इतना समझ लें कि रेप का मतलब है बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाना। तो क्या कहा जाए, हमला ऐसा हुआ है किसी महिला के ऊपर जिससे ये ऐसा लगता है कि वो महिला को महसूस होता है कि हमारे साथ रेप होगा। अगर ये हमला है तो ऐसी स्थिति में उस महिला को भी अधिकार है, और महिला के साथ अगर उसका बॉयफ्रेंड गया है या उसका पति गया है या उसका पिता गया है या उसका भाई गया है या कोई रिश्तेदार गया है, कोई नहीं गया है, अपरिचित आदमी भी खड़ा है, तो उसको भी इस महिला को बचाने का अधिकार। यानी ये अधिकार अपने या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, हमने आपको पढ़ाया था, आपको 34 जब पढ़ाया, 35 में हमने आपको डिफाइन किया शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, याद करिएगा। तो हमने कहा था अपने या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की। तो जरूरी नहीं है कि ये रिलेशन में ही हो तभी कोई मदद करेगा, कोई भी व्यक्ति किसी महिला की बचाव में ऐसा कर सकता है, और अगर वो ऐसा करता है, मृत्यु तक कायद कर देता है, तो उसे बचाव मिलेगा। ले हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये रेप की कंडीशन आ गई। अगला खंड कहता है प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। ये प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा क्या है? ये है अननेचुरल सेक्स एंड असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। अननेचुरल लस्ट, देखिए जो मेल और फीमेल का शारीरिक संबंध है, ये बिल्कुल प्रॉपर संबंध है। इसी से पूरी दुनिया की उत्पत्ति हुई है, सभी जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई है। यही प्रोसेस ही है इस धरती में आने का। चाहे वो झिंगुर आया हो, चाहे कुत्ता आया हो, चाहे बिल्ली आई हो, चाहे शेर आया हो, चाहे भैंसा आया हो, सब ऐसी तरह से आए हो, चाहे इंसान आया हो। ठीक है, कुछ उभयलिंगी टाइप के हैं, उनकी छोड़ दीजिए, बाकी सबकी उत्पत्ति का माध्यम पुरुष और महिला यानी मेल फीमेल कैरेक्टर दोनों के इन्वॉल्वमेंट से है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है इसमें हम लोग बड़ा गंभीर हो जा रही है। क्या बात पढ़ा दी सर ने, गंभीर मुद्दा हो। गंभीर मुद्दा नहीं, समझिए। आप दरोगा बनने जा रहे हैं तो आपको इस लेवल पर समझना पड़ेगा। ये संबंध क्या है? नॉर्मल संबंध है। अगर यही संबंध सहमति से है तो इसमें क्या अपराध है? किसी को क्या प्रॉब्लम है? आप देखते हो गए आए दिन जो है लड़के लड़कियां बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अपना घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, रूम में जा रहे हैं, वो होटल में जा रहे हैं, आधार कार्ड लग रहा है, अपना रह रहे हैं, एंजॉय करके चले आ रहे हैं, तो उसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है? कानून तो कुछ कर नहीं सकता ना ऐसी स्थिति में। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? वही कहानी है। दोनों मैच्योर हैं, दोनों बड़े हैं, दोनों मेजर हैं, कोई भी चीज करेंगे, आप क्या रोकेंगे? कितना रोकेंगे उन्हें? आप नहीं रोक पाएंगे। उसकी बात ही नहीं हो रही। यहां बात हो रही थी रेप की, यानी असहमति से किया गया कार्य है, सहमति थी ही नहीं। यहां क्या हो रही है? ऐसा हमला हुआ है जो किससे जुड़ा हुआ है? प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा। प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा का मतलब क्या हुआ? ये मेल के साथ भी हो सकता है, फीमेल के साथ भी हो सकता है। जैसे इसे हम ऐसे कह सकते हैं गुदा मैथुन। गुदा मैथुन, ये जो है गुदा मैथुन सेक्स करने का सही मार्ग नहीं है, ये लैट्रिन करने का मार्ग है, लेकिन लोग बाग इस पर भी शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? ये अननेचुरल है। इसी प्रकार से और चीजों में देखेंगे मुख मैथुन, तो ये भी क्या है? ये भी एक ऐसी कंडीशन है जो प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है, अननेचुरल है। अगर कोई ऐसा जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहा है तो उसे जान से मारने तक का अधिकार है, या कोई चोट पहुंचा दें या जान से मार ले। ठीक है, धाराएं पढ़ाने में बड़ा संकोच हम लोगों को भी होता है, लेकिन हमारी बेबसी है कि लिखा है, नहीं बताएंगे तो आपको समझ में भी क्या आएगा। कुछ लोग इसी को एंजॉय समझते हैं, तो एंजॉय मत समझिए, इसको कानूनी प्रावधान समझिए, और जीवन भर आपके सामने ऐसे मामले आएंगे तो उसको गंभीरता से लीजिए। क्योंकि जो पीड़ित होता है, अगर उसके सामने आप मुस्कुराने लगे, महराने लगे, तो उसका पूरा मनोबल टूट जाएगा। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने जा रहे हैं, तो सब चीज़ों को समझ के चलिए, उसकी परिस्थितियों को समझ चलिए, जो मदद कर सकते हो मदद करिए। तो ये मैंने आपको 2 बता दिया। अगले पॉइंट पर क्या है? अपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और एब्डक्शन। और है ये, ऑफ नहीं। तो किडनैपिंग करने के आशय से या एब्डक्शन करने के आशय से किया गया हमला। किडनैपिंग माने क्या हुआ? अपहरण और अपहरण 2 चीजें हैं।
ठीक है। व्यप माने बच्चे, ठीक है, इसमें मेल और फीमेल की बात है, ठीक है। इनकी हम धाराओं को पढ़ेंगे तो उसमें कितने साल से कम आयु का बच्चा, 16 साल से कम आयु के बच्चे की बात है, 18 साल से कम आयु की लड़की है, या लॉफुल गार्जियन से विधिपूर्ण संरक्षक की सहमति के बिना बच्चे को ले जाना, यानी उसके गार्जियन की सहमति के बिना उसके बच्चे को ले गया है, तो ये अपहरण की कैटेगरी में चला जाएगा। और अपहरण माने किसी भी व्यक्ति को ले जाना, कोई प्रवंचना से, कोई कपटपूर्ण तरीके से कहीं से भी उसको लेकर आप चले गए, तो अगर कहीं ऐसी स्थिति लगती है कि अपहरण या अपहरण का मामला है और ऐसा हमला हमारे ऊपर हो गया है, तो हमको उसमें बचाव करने का अधिकार है। ये पूरा एक चैप्टर है, ये जो आप पढ़ रहे हो ये सभी चैप्टर्स हैं, जितने अपराध पढ़ रहे हो, ये बलात्संग, ये काम, प्रकृति काम, सब पे कहानी है पूरी, इन पे सेक्शंस बने हुए, इन पे केसेस हैं, इस पर भी केसेस हैं, आपको केसेस पढ़ना पड़ेंगे। भरतराजन बनाम मद्रास राज्य का केस इंपॉर्टेंट है, परीक्षा पूछा गया है 2014 में, तो ये पढ़ना पड़ेगा हमें। ये तो मैं आपको बस खाली सार बता रहा हूं कि किसमें क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर अपहरण और अपहरण की बात के लिए हमला हो रहा है तो हमें उसमें भी अधिकार प्राप्त है। आगे देखें, इस आशय से किया गया कोई हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिनसे उसे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। An assault with the intention of wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release। यहां ध्यान देना है, क्या कहा जा रहा है, शब्द आया है सदोष परिरोध, और क्या आया है, पब्लिक अथॉरिटीज, लोक प्राधिकारी। ये भी एक चैप्टर है पूरा, सदोष परिरोध, इसे भी हम पढ़ेंगे। सदोष अवरोध, गृह अतिचार, गृह भेदन, आपराधिक अतिचार, इन सबको हम पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है। अब सदोष परिरोध के बारे में कहा जा रहा है, किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में रखा गया है, ऐसा हमला हुआ है और ऐसी परिस्थितियों में किसी को रखा जाता है कि वो सदोष परिरोध की कैटेगरी में आता है और उसे छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं की जा सकती, यानी पब्लिक अथॉरिटीज की सहायता नहीं मिल सकती। ना हम 112 डायल कर पा रहे हैं, ना हम चिल्ला पा रहे हैं, ना हमारी आवाज कोई सुन रहा है। अब ऐसे में अगर हमें बचने का अवसर प्राप्त करना है तो फिर जो बचाव का तरीका मिलेगा, अगर जान से मारना तक पड़ेगा तो हम जान से मार के बाहर निकलेंगे। सदोष परिरोध क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये एक मान लीजिए कमरा है जिसमें ये एक दरवाजा है, बाकी कहीं कोई दरवाजा नहीं, और एक आदमी को यहां रख दिया गया और इस दरवाजे को लॉक कर दिया गया। यानी जब सभी दिशाओं से ना निकल सके तो क्या कहलाएगा, सदोष परिरोध। इसको बंद कर दिया, अब नहीं निकल सकता। लेकिन अगर ऐसी देखें, कमरा ये है, इसमें एक दरवाजा ये है, एक दरवाजा ये है, ये दरवाजा लॉक कर दिया गया लेकिन ये ओपन है, आदमी इस दरवाजे से नहीं निकल सकता, इससे निकल सकता है। इसे कहते हैं सदोष अवरोध। अवरोध और परिरोध में यही फर्क है। यानी इसमें क्या है कि कुछ दिशाओं से या एक दिशा से व्यक्ति निकल सकता है। मान लीजिए इसमें एक दरवाजा और होता, यहां से निकल जाता, यहां से निकल जाता, यहां से बंद था, तो ये सदोष अवरोध कहलाएगा। लेकिन सब दरवाजे बंद हैं, कहीं से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो क्या कहलाएगा, सदोष परिरोध। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात हो रही है, रेस्ट्रेंट की बात नहीं हो रहा, रॉन्गफुली कन्फाइनिंग। ठीक है, तो अगर ऐसी परिस्थिति में है कोई आदमी, इस वाली कंडीशन में कोई आदमी है और बाहर नहीं निकल पा रहा है और इनकी सहायता भी नहीं मिल पा रही है, तो फिर उसे बाहर निकलने के लिए जो करना होगा वो कर सकता है और अपने बचाव के लिए
किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कर सकता है। क्लियर हो रहा है मेरे भाई, समझ में आ रहा है? इसको ध्यान रखिए, जीवन के लिए भी आवश्यक चीजें हैं, तो परीक्षा तो है ही हमारे पास में। आइए देखते हैं। अम्ल फेंकने या देने का कृत्य, अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप अन्यथा घोर उपहति कारित होगी। एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड और एन अटेम्प्ट टू थ्रो और एडमिनिस्टर एसिड which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act। अम्ल फेंक रहे हैं या अम्ल फेंकने की प्रक्रिया को कंट्रोल कर रहे हैं, उसमें शामिल हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, दे रहे हैं, फेंक दो। और इससे यह पता चलता है कि इसका परिणाम क्या निकलेगा, घोर उपहति होगा, चेहरा खराब हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा, तो इसे गंभीर माना गया है, इसमें मृत्यु तक कारित करने का अधिकार अब मिल गया है। ये बाद में सेक्शन जुड़ा है, पहले नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। पहले सिर्फ 6 ही खंड थे, अब 7 हो गए हैं। ये बाद में जोड़ा गया क्योंकि कुछ घटनाएं दिल्ली में होने लगी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ऐसी घटनाएं ज्यादा होने लगी, साथ में कुछ घटनाएं जो है पटना में और झारखंड में भी आई निकल करके। इन वजहों से ये कहा गया कि ऐसे कानून के रूप में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो फिर तो ऐसे ही जनरली फेंकता कौन है, ये जो मेल कैंडिडेट होते हैं ये फीमेल पर फेंकते हैं। जैसे होता क्या है कि मान लो इनके दिल में इनके लिए प्यार आ गया, मोहब्बत जाग गई, इसने मना कर दिया, नो, उसने कह दिया आई हैव अ बॉयफ्रेंड, ठीक है, या आई डोंट लाइक, मुंह देखे हो अपना, कुत्ते, सब बोल देती है ना, ऐसी शब्द बोलेंगी ना। लड़का प्रपोजल करने जाएगा तो कुछ ना कुछ वो बोलेगी, अगर उसको नहीं और उसका दिल में कुछ नहीं है तो वो बोल देगी आई डोंट लाइक दिस, मुझे नहीं पसंद है, मैं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड सब कर नहीं पढ़ना चाहती, मुझे पढ़ना लिखना है भैया, मैं सब चक्कर में नहीं पढ़ूँ। भैया सुलग गए, सुलगाए गए, क्या अगर मेरी नहीं तो किसी की नहीं, हिजाब लाए मुंह फेंक दिए, पूरा मुंह जल गया उसका, अब वो परेशान घूम रही है, जीवन मरण की स्थिति में आ गई। ये क्या है, ऐसी घटनाएं हुई हैं। अरे ब्लेड मार देते थे लोग, चेहरे में ब्लेड मार दिया ऐसे ऐसे, अब उसका ब्लेड का मारा वो कट गया, प्लास्टिक सर्जरी भी प्रॉपर नहीं हो पाती उसकी, हिजाब वाले में भी प्लास्टिक सर्जरी नहीं हो पाती, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में उसका तो जीवन बेकार हो गया ना। अभी देखो एक बच्चे की फोटो आई थी, एक पहले एक महिला के ऊपर तेजाब फेंक दिया गया तो उसका बच्चा पैदा हुआ, बहुत सुंदर बच्चा पैदा हुआ, क्योंकि बच्चा तेजाब से थोड़ी हो रहा, बच्चा तो डीएनए कैरेक्टर से आ रहा है, वो माँ के गर्भ से पैदा हो रहा है, वो त्वचा जल गई इससे थोड़ी पैदा हो रहा है, वो बहुत सुंदर बच्चा पैदा हुआ। अम्मा बिल्कुल इतनी डरावनी लग रही है, उसका पूरा चेहरा नाक वाक सब जल गई थी, पूरा जल गया था, फोटो आया था। तो कहने का मतलब है ये जो धारा है, ये खंड जो है जोड़ा गया और इसका उद्देश्य यही है कि एसिड अटैक उस पर जनरली मेल ही फेंकते हैं फीमेल पर, बहुत कम घटनाएं हैं इसमें फीमेल ने मेल पर फेंका, इसे आपको याद रखना है। सारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने आज इन बातों को पढ़ा, अब अगली धारा हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हमने अभी तक जो धाराएं देखी उसमें सेक्शन 37 देखा, सेक्शन 38 देखा, इसमें हमने लोक सेवक के कार्य को देखा, लोक सेवक के कार्य को, और इसमें हमने देखा कि हम कब मृत्यु या अन्य अपहानि कर सकते हैं, अपहानि कर सकते हैं। इसमें हमने 7 कंडीशन देखी, 7 कंडीशन को याद रख लीजिएगा। पहली कंडीशन आपकी क्या है, मृत्यु है, घोर उपहति है, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ पर क्या है, इसके बाद में है रेप, फिर हमने देखा अननेचुरल लस्ट, फिर हमने देखा व्यपहरण, अपहरण, फिर हमने देखा सदोष परिरोध, फिर हमने देखा तेजाब।
1 2 3 4 5 6 और ये 7। बस ऐसे याद कर लो, ज़्यादा थोड़ी दिमाग लगाना है तुमको, इतना याद करना है, एक क्रम से याद कर लो, अपना बना लो जैसे तुमको याद हो सकती है। अगर तुमने याद कर लिया तो क्या होगा कि फिर तुम्हें आसान रहेगा। बस क्या आएगा बहुत ज़्यादा, इसके संदर्भ में केस है विश्वनाथ बनाम राज। इसमें क्या हुआ, एक महिला है, एक फीमेल है, इसकी शादी एक मेल से हो गई है और ये मेल जो है इसको मारता है, बहुत बहुत मारता है, पीटता है, उत्पीड़न करता है। तो ये महिला जो है परेशान रहती है। एक बार इसने इतना मारा कि इसके हाथ की हड्डी टूट गई, टूट गई। ये भाग करके अपने कहाँ चलेगी, मायके। कहाँ जाएगी बेचारी, मायके भाग के चली। जब मायके चली गई तो वो जो है उसका पति है वो गुंडई फैलाया था अपना, मायके चला आया। मायके आया तो इसको, ये बैठी हुई थी, इसको पकड़ लिया, पकड़ लिया और मारने लगा, घसीटते हुए, घसीटने का चित्र भी बन गया, घसीटते हुए ये ले जाने लगा। हाथ की हड्डी टूटी थी, घर में आके मार रहा है, घसीटते हुए ले जा रहा है। मम्मी थी उसकी, सब बचाने का प्रयास कर रही थी, पिताजी थे नहीं या थे पता नहीं, जो भी कंडीशन रही, लेकिन कोई बचा नहीं पा रहा था। वो अपनी हरकत कर रहा था, चिल्ला रहा था, मैं इसका पति हूं, तुम्हारी हैसियत नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है जो मेरी औरत को कुछ कर लोगे, हम ले जाएंगे इसको, चिल्ला रहा होगा अपना। तब क्या हुआ, इस महिला का भाई आया, ब्रदर, उसने जीजा जी को रोका, रोका, जीजा जी नहीं माने, मारपीट चल रही थी, घसीट रहे थे, वो बहन चिल्ला रही थी, उसका हाथ टूटा हुआ था, उसी हाथ को खींच रहा था। इसके हाथ में क्या हुआ, चाकू आ गया, उसने चाकू मार दिया जीजा जी। अपनी बहन को बचाने के लिए उसने चाकू मार दिया, ये जीजा जी निपट गए। यही केस है विश्वनाथ बनाम राज। इस केस में यही हुआ कि जीजा जी को साले ने मार दिया, यानी उसकी बहन के साथ दुर्व्यवहार को देखते उसने मार दिया। अब घटना को, परिस्थिति को समझिएगा कि कैसे क्या बचाव मिलता है। इस पर मामला जब चला तो न्यायालय ने कहा कि अपने या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर को अगर हमें ऐसी युक्त आशंका उत्पन्न होती है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी या घोर उपाधि होगी, तुमने उसका हाथ तोड़ के भेजा है पहले, तो ये तो क्लियर है कि तुम घोर उपाधि करके आए हो। अब तुम यहां से मारते हुए पूरे खानदान के सामने ले जा रहे हो, तो हमको युक्त रूप से आशंका उत्पन्न हो रही है कि तुम जान से ही मार डालोगे या तुम उसको कहीं और अंग भंग करोगे। ऐसे में न्यायालय ने साले को जो है पूरे बाइज्जत बरी किया और कहा कि इसने कोई अपराध नहीं किया, इसने इस सेक्शन के अंतर्गत राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज किया है और इसको पूरा बाकायदे बचाव मिलेगा, और न्यायालय ने इसको बाइज्जत बरी कर दिया। समझ में आ रहा है? विश्वनाथ बनाम राज्य के केस को याद रखिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं एक सीरीज लेकर आने वाला हूं अभी, देश की आज़ादी के बाद से अभी तक के और देश की आज़ादी के पहले की भी जितने भी केसेज हैं उनकी पूरी सीरीज लेकर आ रहा हूं। सब केसेज भी डिटेल वो आपको पढ़ने को मिलेंगे, और मैंने उसे बहुत सर्च किया, बहुत सारे लोगों ने इस पर काम नहीं किया है। परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं और आपके में सिलेबस में लिखा भी है महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, उसको लेकर मैं आ रहा हूँ डिटेल स्टडी के साथ में। जीवन में जब भी कोई परीक्षा होगी और केस आएगा तो फिर आपका नहीं छूटेगा, चाहे आप जुडिशियल एग्जाम दे ले और चाहे दरोगा दे ले, चाहे भारत की कोई भी न्यायिक सेवा की परीक्षा दे, सब जगह मिलेंगी चीज़ें। कहाँ जाएंगी, तो सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मेरा टारगेट यहीं तक था। बड़े सेक्शंस हैं, धीरे धीरे पढ़ते चलिए, सब कुछ अच्छे से तैयार हो जाएगा। कल मुलाकात होगी, आगे चर्चा होगी और उस पर देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।